मेरी आवाज आ रही है लास्ट तक? आवाज आ रही है? तो जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आप अपना ज्यादा टाइम नारे लगाने में और ये स्वागत करने में नहीं वेस्ट करोगे। आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई की बात करेंगे सीधे डायरेक्ट। कितने बच्चे हैं जो आरएससी तैयारी कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? अरे वाह, बराबर बराबर। चलो ताली बजाओ अपने लिए। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी आज, तो मैं थोड़ा लेट हुआ, क्षमा चाहता हूं। आज हम 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे सीधे, जो करंट टॉपिक्स हैं, जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उस पर मैं बात करता हूं। एक तो चल रहा है समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिवर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ आराम से, बैठ के देखो, जिससे तुम्हारा दिमाग भी है ना सेटल्ड हो जाए। बेटा आप नजदीक आ जाओ, धूप लग रही होगी ज्यादा। वाह, क्या जज्बा है पढ़ाई का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इस पर बात करेंगे। दूसरा समय रहेगा तो हम बात करेंगे, राजस्थान पहला प्रदेश बनने वाला है सोमवार को, जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग इकोनॉमी होती है, GIG गिग, यानी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चीजें बेचते हैं, खरीदते हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। यानी अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्षेत्र के ऐसे पार्ट टाइम वर्कर्स जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम जॉब करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते हैं, चाहे वो उबेर है, चाहे वो ओला है, चाहे वो जोमेटो है, चाहे वो स्विगी है, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, चाहे वो अमेजोन है, चाहे उसमें कोई वो बना करके बेच रहे हैं, चाहे कहीं से खरीद के लाके बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें खाने की, पीने की, यूज करने की, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। और आप सब में से सभी लोग आजकल ऑनलाइन खरीदते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं पापा ये कहां से ले आए कपड़े? मैंने कहा यार ये तो शोरूम से लाया हूं। अरे पापा ये तो ऑनलाइन इतने से में मिल रहा है। आप 500 रुपए की चीज को 1000 रुपए में ले आए, ऑनलाइन 400 में मिल रहा है। तो दिस इज द बिगेस्ट सेक्टर, ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द यूथ एंड टेक्नोलॉजी। जब हमारे यहाँ IT रिवॉल्यूशन हुआ, जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, आर्थिक सुधार हुए, तो उनके साथ एक नई इकोनॉमी डेवलप हुई, एक नया सेक्टर डेवलप हुआ जिसको ई-कॉमर्स कहा जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो जिनमें ऐसे बहुत सारे बच्चे, आप में से भी कुछ होंगे जो पार्ट टाइम हो सकता है कहीं काम कर रहे हो, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? तो भारत सरकार ने सबसे पहले 26 अगस्त 2021 को एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, पोर्टल डेवलप किया, जिसका नाम है ई-श्रम। ई-श्रम पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, उसका पोर्टल है ई-श्रम, जिस पर सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप भी करा सकते हो अभी खोल के। वो आपसे आधार मांगेगा, मोबाइल मांगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पूछेगा कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो। तो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज एन अनऑर्गेनाइज्ड गिग। उसमें और बहुत सारे सेक्टर है, लेबर है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, जो भी कोई काम कर रहा है कहीं अलग अलग, लेकिन उसमें गिग वर्कर्स का भी एक सेगमेंट है। तो गिग वर्कर्स के रूप में आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। राजस्थान सरकार भारत की पहली स्टेट है, राजस्थान, जिसमें ये बिल आया है, विधानसभा में आ रहा है, सोमवार को ये पारित होने के लिए आएगा। पहला राज्य बनेगा जो गिग वर्कर्स के लिए, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से, बिल के माध्यम से ये कानून लाने जा रहा है। उस पर हम बात करेंगे। तो ये दो बातें हम आज आधा पौन घंटे, 1 घंटे में जितना आप, क्योंकि आप शायद 10 बजे से हैं, बच्चे लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं, क्या विचार कर रहा है? तो सबसे पहले
मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, समान नागरिक संहिता। इस पर आपको पता है कि विधि आयोग ने सबसे राय मांगी है, पोर्टल खोला है, आप लोग अपनी राय दीजिए। क्या चाहते हैं देश के लोग, क्या चाहते हैं जनता, क्या चाहती है, और हमारा संविधान और कानून क्या चाहता है, वो क्या कहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं पढ़ने का। कोई भी चीज, कोई भी मुद्दा, कोई भी विषय, कोई भी समस्या जो आपको पढ़नी है, सबसे पहले शुरुआत करो वो क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है, क्यों चर्चा में है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या है, क्यों चर्चा में। फिर हम बात करेंगे कि उससे संबंधित प्रोविजन कहां है, क्या प्रोविजन है और वो कहां है, कौन से लेजिस्लेशन में है, कौन से कानून में है, कौन से स्टैट्यूट्स में है और कैसे है, क्या है। फिर हम बात करेंगे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका इतिहास क्या है, भारत में इतिहास, विश्व में इतिहास, कहां से वो आया, उसका उद्भव कहां से हुआ, जन्म कहां से हुआ, कैसे पैदा हुआ और आज उसकी स्थिति क्या है। फिर हम उसकी बात करेंगे कि जो प्रावधान है उसके परिणाम क्या है, उसके इंपैक्ट क्या है, उसके परिणाम, उसके फंक्शन। उसके बाद हम करेंगे बात समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लेकुना क्या है, कमी क्या है। फिर हम बात करेंगे उस समस्या का समाधान क्या है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, समाधान क्या है। और फिर आपके बेशकीमती सुझाव क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, आपका मौलिक सुझाव जो परीक्षा में आप लिख के आओगे। मान लो निबंध आ जाता है या बड़ा क्वेश्चन आता है, आईएएस में आता है, आरएस में भी 200 शब्दों का कोई प्रश्न आता है, तो आपसे पूछेगा कि व्हाट आर योर सजेशंस। वो अगर नहीं भी पूछे तो 1-2 लाइन में आप सजेशन जरूर लिखो, उससे लगेगा कि रट्टू नहीं है, मौलिक है, मौलिक, जेन्युइन है, ठीक है, तभी वो नंबर देगा। आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि उमर बेचैन कहते हैं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। आप सिविल सर्वेंट बनके, मैं तो कहता हूं आप डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, लेकिन वहां आपकी एक लिमिटेशन होती है, आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। आप किसी का दुख दर्द एक लिमिट तक ही सही कर सकते हैं, लेकिन आप जब सिविल सर्वेंट बनते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, आप एसडीएम बनते हैं, एडीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं, सब इंस्पेक्टर पुलिस भी बनते हैं, मान लो डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी बनते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ले सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के दुख को दूर करने की आपकी अगर इच्छा शक्ति है तो वो कर सकते हो। तो आपको सुकून मिलता है कि मैंने ये काम अच्छा किया, नेक किया, क्योंकि आपके पास ऑथोरिटी होती है करने के लिए, आप करने की इच्छा शक्ति रखते हो और आपके पास अधिकार होता है, आप कर सकते हैं, इसलिए आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। तो आपके जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें मेरिट बनती है मेंस एग्जाम से। जैसे आरएस का 800 नंबर का मेंस एग्जाम होता है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, 900 नंबर की मेरिट बनेगी। तो जो आप लिख के आओगे ना, उसमें जो नंबर आएंगे उस मेरिट से ही आपका सिलेक्शन होगा। फिर आप सोचोगे अरे यार मेरा तो अलाइड में रह गया, मैं अकाउंट्स में मिला है, अगर 4 नंबर और होते तो प्रॉपर आरएस मिलता या आरपीएस मिलता। ओफो, नंबर कम मिले, मतलब लिखा अच्छा नहीं। तो क्या करना है, ऐसे लिखो कि एग्जामिनर के जेब के नंबर निकलवाओ, आपकी कॉपी में नंबर आए, आपकी मेरिट बने और आपका सिलेक्शन। ऐसे इंटरव्यू में जब जाओ तो उनके नंबर निकलवाओ, उनसे ऐसी चीज बताओ, ऐसे बात, एजिटेशन की कोई बात नहीं है। और आप लोग सब बढ़िया, सब लोग बिल्डिंग हो, जीनियस हो, होशियार हो, आप कर सकते हो, यू कैन, एवरीवन कैन। स्पेशली जो इस धूप में बैठे हुए हैं, जिनके जज्बा है, मैं सोच रहा था कि यहाँ अच्छी व्यवस्था इसकी अमित की, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं, लेकिन मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पढ़ों से कुछ नहीं होता, हौसलों से जान होती है। हौसले मजबूत है आपके, सीधी बात करते हैं यूसीसी पर। तो मैंने बता दिया सारा
कि आप जब तक समाधान नहीं लिखोगे, अपने सुझाव नहीं लिखोगे, मौलिक आंसर नहीं लिखोगे, आप एनालिटिकल आंसर नहीं लिखोगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर लाना उद्देश्य है जिससे मेरिट बनेगी, राइट? यस सर। अब यूसीसी पर सीधे चलते हैं। प्रावधान क्या है यूसीसी संविधान में? कहां प्रावधान है? आर्टिकल 44। हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? आर्टिकल 44 चलो, बता दी। राइट। आर्टिकल 44 क्या कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता लागू करेगा। ये प्रावधान हमारे मूल अधिकार में तो नहीं है, ये प्रावधान हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है। क्या है वो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। DPSP। हमने जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे उद्देश्य थे कि हम एक अच्छा वेलफेयर स्टेट बनाए, लोगों की दुख दर्द को कम करें, वेलफेयर के काम करें, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, नागरिकों को अच्छे अधिकार दिए जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको स्वतंत्रता दी जाए, उनको समानता दी जाए, और उनको बहुत सारी चीजें ऐसी दें कि वो एक अच्छा फील करें कि हम एक स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र देश, स्वाधीन देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो मूल अधिकारों का प्रावधान किया है। फिर बात उठी कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। वी आर द न्यू ग्रोइंग कंट्री, न्यू ग्रोइंग स्टेट नेशन। तो हमने कहा कुछ बातों को ऐसा करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में डाल दें कि जब धीरे धीरे हम ग्रो होंगे तो उन नीति निर्देशक तत्वों को धीरे धीरे लागू करेंगे। अभी वो कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं किए जा सकते क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। आवाज आ रही है लास्ट तक? हमारे पास संसाधनों की कमी है। ऐसे प्रावधान को हमने नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हम नागरिकों को जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं, उत्तरदायित्व और कर्तव्य से युक्त नागरिक बनाना चाहते हैं। तो हमने मूलभूत कर्तव्यों की भी उसमें समावेश किया। 51A। 51A में हमने कहा कि भाई नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, क्योंकि ड्यूटीज हमारी बहुत प्राचीन सभ्यता संस्कृति का केंद्र बिंदु रही है। हमारे 4 पुरुषार्थ थे। पुरुषार्थ थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जीवन के 4 उद्देश्य। पहला उद्देश्य धर्म। धर्म मीन्स नॉट रिलीजन। धर्म ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जैसे मूल कर्तव्य है। अब वो धर्म की बात थी और वो कहता था भाई आप अपने धर्म का काम करो, धर्म निभाओ, मतलब अपना ड्यूटी निभाओ, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। एक बेटा अपनी माँ बाप की सेवा करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमने तीनों की व्यवस्था की। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 जो कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करेगा, करने का प्रयास करेगा। तो हम बहुत वर्षों से इस दिशा में धीरे धीरे चल रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन 2-3 प्रावधान और हैं, वो मौलिक अधिकारों में है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। हाँ भाई, हेल्थ डेस्क में कौन बैठा हुआ है? बात क्यों कर रहे हो उधर? चेक शर्ट। आपको क्लास नहीं सुननी, पढ़ाई नहीं करो, तैयारी करो, कॉपी निकालो, पेन निकालो। डोंट डिस्कस विद ईच अदर। इधर मेरे से बात करो जिसको करनी है, राइट? बात मत करो बेटा, आप बहुत बेशकीमती समय खराब कर रहे हो, धूप में बैठे हो, कष्ट पा रहे हो। इस जज्बे के साथ पूरी बात सुनो। मैं भी फालतू की बकवास नहीं करूंगा। नो बकवास, टू द पॉइंट, झक्कास, सीधा, नो बकवास। मैं बहुत सेमिनारों में जाता हूं 10, 15, 20 साल से। बहुत फालतू की हम कई बातें करते हैं, कुछ अच्छी भी करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं। मोटिवेशन क्या करेगा जब तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है, तुमको चीज ही नहीं आती, तो मोटिवेशन क्या करेगा? पढ़ना पड़ेगा भाई, चीजों को याद करना पड़ेगा, मसाला तो हो, तभी तो मोटिवेशन काम करेगा। तो पढ़ो, डोंट वेस्ट इवन ए सिंगल मिनट, ए सिंगल मोमेंट। एवरी मोमेंट इज प्रीसियस टू यू, राइट? तो बजा दो। बिना ताली बजावे मजा ना आवे, ताली जरूरी है। चलो, आर्टिकल 44 नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान। लेकिन
फंडामेंटल राइट्स में दो तीन जगह है। एक जगह है आर्टिकल 25, 26, हमारी धार्मिक भावनाओं का अधिकार, धर्म का अधिकार, धार्मिक मान्यताओं का अधिकार, कि हर व्यक्ति अपने धर्म, आस्था, विश्वास के साथ, पूजा पद्धतियों के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो किसी को भी माने, किसी को भी नहीं भी माने। अगर वो नास्तिक है, एथिस्ट है, तो भी राज्य कुछ नहीं कहेगा। मत मानोगे, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ या सन टेम्पल में जाओ, कहीं भी मत जाए। आर्टिकल 29, राइट टू प्रिजर्व द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ द नेशन, कल्चर ऑफ द एरिया। आप अपनी संस्कृति का परिरक्षण करने का आपको अधिकार है, 29 कहता है। तो ये प्रावधान हो गए। आगे बढ़ते हैं। कैसी चीज शुरू हुई? दो तीन केसेज हुए सुप्रीम कोर्ट के। शाहबानो का केस 1985, 86 में आया केस, 86 में कानून आया, कानून लेके आ गए उसके अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाहबानो का केस, 1 सेकंड केस का डिस्कस करूंगा, 30 सेकंड। शाहबानो एक महिला थी। मुसलमानों में जो शरीयत कानून है उसमें 4 शादियां करने का अधिकार है मुसलमानों को। उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली। शाहबानो महिला कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा नो, आपका शरीयत कानून है, वो अनुमति देता है, आप जाइए। उन्होंने कहा मैं जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे भरण पोषण का क्या होगा? मुझे मेंटेनेंस दीजिए, भरण पोषण का अधिकार मेरा मूल अधिकार है। उसने कहा सीआरपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125, जो लोग लिख रहे हैं वो नोट करते जाए। ये सब किसी ने भी पेन कॉपी नहीं निकाल रखी, क्या चक्कर है? निकालो बेटा, निकालो, लिखो। ये मोटिवेशन की क्लास नहीं है, लिखो आप सीधे टू द पॉइंट, नो बकवास झक्कास, सीधा टू द पॉइंट। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में कहते हैं कि पत्नी, माता, पिता बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करेगा तो आपराधिक दंड से भागी होगा, करना पड़ेगा। उसने कहा मुझे, शाहबानो ने कहा मुझे मेरे पति से भरण पोषण दिलवाइए, खारिज हो गया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया मैटर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, शी हैज द राइट टू टेक मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। उसको भरण पोषण का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 44, पहली बार कहा कोर्ट ने, आर्टिकल 44 कहता है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। अब समय है जब इस तरफ देश को, सरकार को आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए, आगे वो बढ़े। और विशेष रूप से जो डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, जो पर्सनल लॉज है, चाहे हिंदू लॉ है, चाहे मुस्लिम लॉ है, चाहे पारसी लॉ है, चाहे सिखों के लॉ है, आनंद मैरिज एक्ट, इस तरह के जो कानून है उनसे अलग हट करके महिलाओं का शोषण ना हो, महिलाओं को बराबर का हक मिले, अधिकार मिले, विरासत में अधिकार मिले, उनको सक्सेशन का राइट मिले और सारे अधिकार उनको मिले, भरण पोषण का अधिकार मिले, ये सब मिले। पर्सनल लॉज खत्म होकर के एक कॉमन कोड बनना चाहिए। जैसे गोवा में गोवा सिविल कोड बना हुआ है, 1961 में जब गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ, भारत का अंग बना, तब से वहां पर गोवा सिविल कोड लागू है। पर्सनल लॉज की जगह गोवा सिविल कोड से सभी लोग गवर्न होते हैं। कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, शाहबानो केस 1985। उसके बाद आगे बढ़ा, दूसरा केस आया सरला मुदगल। सरला मुदगल का केस, 1 मिनट बैकग्राउंड बताता हूं। सरला मुदगल के मामले में एक महिला, पुरुष होते हैं, दोनों हिंदू होते हैं। पुरुष ने महिला को तलाक दे दिया और पुरुष ने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो हिंदू से मुसलमान बन गया। बन सकता है, बिल्कुल स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे देश में।
वो बन गया और उसने कहा कि अब मैं मुसलमान हूं, मैं 4 शादी कर सकता हूं। एक तो मैंने कर ली, इसको तलाक दे रहा हूं, दूसरी करूंगा, तीसरी करूंगा, चौथी करूंगा। सल्ला मुदगल कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा नो नो नो, उसको अधिकार है, कर लिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, एक से ज्यादा शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, वैसे कर लो। शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है, दिस इज अल्ट्रा वायरस, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये अवैध है। ये आप महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए अपने अधिकार का मिसयूज कर रहे हो, ये गलत है। सल्ला मुदगल का केस, सल्ला मुदगल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है, आपने 1985 में नहीं किया, क्योंकि 1985 में जब भरण पोषण का अधिकार कोर्ट ने उस महिला को दिया तो केंद्र की सरकार ने कानून लेके आ गए कि महिला, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1986, उसने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है वो लागू नहीं होगा, महिलाओं पर शरीयत कानून ही लागू होगा और वो कुछ पैसा उनको दे देंगे, उससे भरण पोषण हो जाएगा। और वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। अब 1995 की बारी आई सल्ला मुदगल मामले में, फिर कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपने 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की, अब समय है जब आगे बढ़िए और देश में समान नागरिक संहिता लागू करिए। नहीं किया। उसके बाद फिर 2017 उस महिला का नाम भी वो ट्रिपल तलाक केस के नाम से है, महिला का नाम भी शाह बानो है या शमीम बानो, ऐसा कुछ है नाम, भूल रहा हूं। वो बानो महिला ट्रिपल तलाक के विरुद्ध हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और वो सारे केसेज कोर्ट किए कि सी द रूलिंग ऑफ द 1985, सी द रूलिंग ऑफ द 1995 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सेम कोर्ट एंड गो अहेड फॉर यूसीसी, व्हाई नॉट। कोर्ट ने कहा अब आप आगे बढ़िए, ट्रिपल तलाक महिलाओं के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है। आप कहीं भी कुछ भी एक शब्द बोल करके महिला के वैवाहिक अधिकारों को छीन लेते हो, ये मानवता के विरुद्ध है, ये पूरी महिलाओं के विरुद्ध है, उन औरतों के विरुद्ध है जो देश के निर्माण में काम करती हैं, वो आधी दुनिया के विरुद्ध है। इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया ट्रिपल तलाक को और इसके लिए कानून बनाया अपने केंद्र सरकार ने और कोर्ट ने कहा कि अब आप समान नागरिक संहिता लागू करिए। और उस दिशा में फिर लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आई। लॉ कमीशन ने कहा कि अभी रुको, अभी समय नहीं है, अभी रुकिए। ऐसा कुछ वर्षों पहले लॉ कमीशन ने कहा 18-19 में। और अब लॉ कमीशन ने कहा कि अब हम राय मांगते हैं, जनमत मांगते हैं, पब्लिक ओपिनियन मांगते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। लोगों की ओपिनियन ली जा रही है, शायद 31 जुलाई लास्ट है उसका, और ये इसलिए करंट इशू है, इसलिए चर्चा में है। तो ये हो गया यूसीसी पूरा। अब इसमें प्रोविजन आपको बता दिए, कोर्ट के केसेस बता दिए, आपका क्या मत होना चाहिए ये बता दिया, और इसको आपके सजेशन क्या है, इसका समाधान क्या है, इस पर और 2 मिनट अब चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 25, 26 और 29 ये कहते हैं कि भाई आपको पूरी धार्मिक मान्यताओं का अधिकार है, आपको संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार नहीं है कि आप किसी महिला का शोषण करो, महिलाओं को अधिकार से वंचित कर लो, ये तो नहीं कहता है। ये संविधान का कोई फंडामेंटल राइट नहीं कहता है। आप इसका बैलेंस करिए, आपकी मान्यताओं पर, आपकी पूजा पद्धति पर, आपके विश्वास पर, आपके फेथ पर, आपकी और कल्चर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना आप कॉडिफाइड करिए। भारत सरकार ने इस दिशा में काम किया। इट वॉज 1955, देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके 5 वर्ष बाद भारत सरकार ने कोशिश की कि हिंदू कोड बिल लेके आए। हिंदू लॉ जो पहले मिताक्षरा और दायभाग से चलता था, जिसको जीमूत वाहन और विज्ञानेश्वर ने लिखा था, यह भी जीके का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यूपीएससी में कई बार आया। तो बड़े ग्रंथ है जो हिंदुओं के समस्त पर्सनल लॉ पर फोकस करते हैं, मैरिज, सक्सेशन, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, उन सब पर जो पहले प्राचीन संहिताएं थी, मनु संहिता, दूसरी नारद संहिता, और 2 और बड़े ग्रंथ हैं जिनका नाम है मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा दायभाग हिंदू विधि है, पर्सनल लॉज है।
और उसमें अलग अलग तरह की बातें थी, उसको कॉडिफाइड किया गया, एक समान बनाया गया पूरे देश में कि हिंदुओं से संबंधित जो विधि है उसका हम अब संहिताकरण कर रहे हैं, कॉडिफिकेशन कर रहे हैं। और 4 कानून बने। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा हिंदू एडॉप्शन एक्ट दत्तक अधिनियम 1956 और चौथा हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये कानून बने हिंदुओं के, इसको कहा जाता है हिंदू कोड बिल। ये हाल लाए और कानून बन गया। तो हिंदुओं को तो हमने कर दिया कि भाई एक समान कानून है, लेकिन मुस्लिम जो नियम है, शरीयत अधिनियम 1927 है, पारसी विवाह अधिनियम है, आनंद विवाह अधिनियम है जो सिखों में चलता है, विशेष मैरिज एक्ट है 1954 का, 1872 का भी है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो अलग अलग समुदायों पर, अलग अलग धर्मों पर लागू है। उनसे पर्सनल लॉज है। पर्सनल लॉ का मतलब अपने विवाह से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, अपनी विरासत से संबंधित, अपनी दत्तक से संबंधित, अपने मेंटेनेंस भरण पोषण से संबंधित जो कानून है उनको पर्सनल लॉज कहा जाता है। जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो ये पर्सनल लॉ की जगह एक कोड बन जाएगा जो सभी पर लागू होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी। इररेस्पेक्टिव, उन सबसे अलग, समान रूप से सभी लोगों पर वो लागू हो जाएगा जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। तो ये अलग अलग कानून कोर्टों ने भी कहा, हमारे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने भी कहा कि अब कॉडिफिकेशन का वक्त है। 1955 में हिंदू कॉडिफिकेशन कर दिया, अब दोबारा औरों का भी कॉडिफिकेशन कर करके और हम एक जैसा, एक राष्ट्र राज्य, एक देश, तो उसमें एक कानून एक जैसा होना चाहिए। जैसे वन नेशन वन राशन। अभी आपके पास राशन कार्ड है और आपको पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन की दुकान से राशन मिलता है, तो आप हिंदुस्तान में किसी भी राशन की दुकान पर जाकर के राशन ले सकते हो। राजस्थान में भी लागू है। आप जयपुर के हैं और आप चले गए सवाई माधोपुर पढ़ाई करने, या करौली के हैं यहाँ आगे पढ़ाई करने, यहाँ रहते हो, तो यहाँ राशन की दुकान से आप राशन ले सकते हो। थंब लगेगा पॉस मशीन में, ओटीपी आएगा, जनरेट होगा, एक बार ही मिलेगा। ऐसे नहीं यहाँ भी ले लिया वहां भी ले लिया, मैं यहाँ ले लेता हूँ, पापा जी वहां ले लेंगे, मम्मी वहां ले लेगी। वो आपका सबका पॉश मशीन पर थंब इंप्रेशन लगता है, बायोमेट्रिक। तो ये कॉमन सिविल कोड। तो आपके क्या सुझाव, क्या समस्या का समाधान ये हुआ कि हमारी धर्म की आजादी, धार्मिक भावनाओं, विश्वास, पूजा पद्धति की आजादी, हमारे संस्कृति के संरक्षण की आजादी, वो तो अक्षुण्ण रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। हम स्वतंत्र होना चाहिए कि हम हमारी संस्कृति का रक्षण करें। और उसके बाद हमारे देश में सभी जो ऐसे शोषणकारी पर्सनल लॉज हैं जो विभेदता करते हैं, जो अलग अलग असमानता उत्पन्न करते हैं, जो कहीं ना कहीं विशेष रूप से महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण है, उनको हटा करके एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। जरूरी भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आर्टिकल 44 भी कहता है, और हमें इस दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे सलाह मशवरा करके, जनमत जानने के बाद, पब्लिक ओपिनियन जानने के बाद, विद्वानों और विधिवेत्ताओं की राय जानने के बाद, और वो काम हो रहा है, आगे बढ़े। ये है समान नागरिक संहिता। किसी का भी कोई भी रिलीवेंट क्वेश्चन है, रिलीवेंट, पॉइंटेड, तो लिख के रख लें, क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें आप पूछ लें, लिख करके अपने पास रख लें। कभी पूछ सकते हैं आप वैसे भी, लेकिन अभी क्लास में ही उसका समाधान करें। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो जोर से बोलो, आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये है यूसीसी। ऐसे एक इश्यूज आपको अपने, जो आप नोट्स बना रहे हो, आप नोट डाउन करते जाओ। अमित को बता देना, मुझे बता देना, हर इश्यूज पर जिस पर आप खुद पढ़ सकते हो आप पढ़ो, जिस पर आपको लगता है कि इसमें दिक्कत है। तो छोटी क्लास, आधा घंटे की, 1 घंटे की, 20 मिनट की, इससे क्लियर हो जाए। कंसेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है, उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, रटना नहीं है। अब दूसरा बहुत बड़ा चर्चित बिंदु जो सोमवार को भी पेश होने वाला है, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स।
पहले नाम सुना है किसी ने? गिग, GIG गिग का नाम सुना है? किसने सुना है? बहुत कम लोग। देखिए ये टर्म तो एक अजीब तरह की है। कोई इसको कहता है कि गुड ऑफ गॉड, कोई कहता है गुड फॉर प्लेस, ऐसे सब अलग अलग टर्म है। लेकिन ये टर्म जो आई थी वो आई थी जैज म्यूजिक। जैज म्यूजिक का नाम सुना है आपने? जैज म्यूजिक, जैसे रैप म्यूजिक होता है ऐसे जैज म्यूजिक, जैज। आपका भी ऑडियो आपका होता है, गाड़ी में भी होता है, सब जगह होता है, मोबाइल में भी। ऑडियो में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं साउंड के, तो साउंड लगाओगे तो उसमें अलग होता है, जैज होता है, एक नॉर्मल होता है, एक पॉप होता है, एक पॉप होता है, एक रैप होता है, ऐसे साउंड्स होती हैं। तो जैज एक म्यूजिक ट्रेडिशन था अमेरिका का, जो 1915 में शुरू हुआ। जैज म्यूजिशियन थे बहुत सारे। तो जैज म्यूजिशियन क्या करते थे? अलग 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 तरीके से अपना काम करते थे। बहुत सारी टोलियां होती थी, टीम होती थी, वो टीम ग्रुप्स काम करते थे। तो जो ग्रुप अपने सेपरेट कोई काम कर रहा है और वो अपना जॉब अलग कर रहा है, जैसे उसका कोई बिजनेस है कपड़े का, कोई व्यापार है, कोई नौकरी है, मान लो ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिशियन है, तो काम कर रहा है। उसके अलावा उसको शौक होता था जैज म्यूजिक का, तो वो पार्ट टाइम जैज म्यूजिक करता था, पार्ट टाइम, और एडिशनली अपने फन के लिए, अपने एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। तो वहां से टर्म हुआ जैज की जगह जिज। अमेरिकन जब साउंड होगा तो GIG गिग नहीं कहते, जिज कहते। तो जैज को ऐसे जिज के रूप में कहने लगा कि ये तो जिज है, जैज मतलब पार्ट टाइम कर रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी आने लगी। और जब 1990 के आसपास जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, आर्थिक सुधार हुए, पूरे विश्व में हुए, भारत में भी 1991 में, 1991 में हम LPG लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब आर्थिक सुधार का युग शुरू हुआ, अभी तो तीसरी चौथी पीढ़ी के आर्थिक सुधार चल रहे हैं। तो फिर ये ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ, पूरे विश्व में वैश्वीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन, पूरा विश्व बन गया ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है मार्शल मैक्लूहान ने, कनाडा के विद्वान थे, क्वेश्चन आ चुका UPSC में, लिख लो। ग्लोबल विलेज, वैश्विक ग्राम की अवधारणा मार्शल मैक्लूहान, कनाडा के सामाजिक राजनीतिक विचारक मार्शल मैक्लूहान, उन्होंने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया। आपके निबंध में कहीं भी जीके में आएगा तो आप लिख के आओगे मार्शल मैक्लूहान का नाम, तो अच्छा लगेगा। ये UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में आ चुका है। तो मार्शल मैक्लूहान ने कहा कि होल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी ए ग्लोबल विलेज ड्यू टू द IT रिवॉल्यूशन एंड द लेबर, टेक्नोलॉजी, साइंस, करेंसी एंड many kinds of the reforms are moving beyond the geographical boundaries around the world. So the world is going to be a global village. पूरा विश्व जहां पर श्रम, पूंजी, व्यापार, कॉमर्स, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक हमारी भौगोलिक सीमाओं से परे, जिसका निर्बाध प्रवाह हो रहा है, फ्री फ्लो, निर्बाध प्रवाह हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है, ग्लोबलाइजेशन। तो क्या है ग्लोबलाइजेशन? फ्री फ्लो ऑफ द साइंस, टेक्नोलॉजी, लेबर, करेंसी, कॉमर्स, mercantile, etc. beyond the geographical boundaries around the world. This process is called globalization. तो ये हुआ, ई-कॉमर्स आया, बहुत प्लेटफॉर्म आए, उबेर, ओला, और क्या था, स्पीडो या रैपिडो क्या है, और बहुत बहुत प्लेटफॉर्म आ गए। स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, और बहुत खाने पीने, ऑनलाइन शॉपिंग, हजारों हजारों और बल्कि लाखों प्लेटफॉर्म। क्लिक करेंगे ये चीज अवेलेबल है, ट्रक अवेलेबल है ऑनलाइन, गाड़ी अवेलेबल है, माइक अवेलेबल है, पेन ऑनलाइन अवेलेबल है, एवरीथिंग यू कैन फाइंड ऑनलाइन। अब जो लोग, कोई बिजनेस है, नौकरी कर रहा है, कोई अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन पार्ट टाइम भी कोई काम करना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले। ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज तरीके से, जिनमें कोई स्किल की जरूरत नहीं होती, उबेर में क्या ड्राइविंग आनी चाहिए और क्या स्किल है? मोबाइल चलाना आता ही है, लगाया, चिपकाया, चल दिया, गाड़ी है, ओके, नंबर टैक्सी होना चाहिए। तो कोई उसमें स्किल की ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक तरह से क्वासी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लोग, जिनको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती,
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना एक्स्ट्रा टाइम, टेम्परेरी, अपने फ्रीलांसर तरीके से, कॉन्ट्रैक्चुअल तरीके से काम करना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को मिलकर के कहा जाता है गिग वर्कर्स, GIG वर्कर्स। और एक पूरी इकोनॉमी कहलाती है गिग इकोनॉमी। ये बड़ा क्वेश्चन है, निबंध भी आ सकता है इस पर यूपीएससी में, आरपीएससी में। तो गिग वर्कर्स है ये, हिंदी में इनको कहते हैं कि गिग, कामकार, कर्मकार, वर्कर्स मतलब कर्मकार, श्रमजीवी लोग। तो गिग वर्कर्स आए, कॉन्सेप्ट आ गया ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स है, लेकिन कोई कानून नहीं है। आप देखिए उबेर ओला में खूब बदमाशियां होती है, छोटी जगह जाना है तो वो काट देता है, वो कैंसिल कर देता है राइड, आपको 2 किलोमीटर जाना आता ही नहीं है, इंतजार करते हैं। कभी किसी में पत्थर आ जाता है फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर क्या आ जाता है, टकलूबाज, नाम सुना मेवात में, भरतपुर अलवर के बीच में मेवात एरिया है, मेवात। उस एरिया में फ्रॉड होता है, फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, ठगी होती है, उसको कहते हैं टटलूबाजी, टटलू काट देते हैं वो, ऐसे करके ऑनलाइन करेंगे, डाल देंगे, फिर कोई खरीदने आएगा तो उसको लूट लेते हैं। ऐसा एक रैकेट चल रहा है, उसका खुलासा भी खूब हुआ है। तो फ्रॉड भी हो रहा है, तो कोई अभी मैकेनिज्म नहीं है। आईटी एक्ट है 2000 में, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना दिया, वो चल रहा है। तो भारत सरकार ने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, विभाग भारत सरकार, उस पर ई श्रम एक पोर्टल है। ई श्रम पोर्टल शुरू हुआ, मैंने तारीख बताई थी 26 अगस्त 2021 को। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल है, खुला हुआ है, आप देख लें। डिपार्टमेंट है श्रम एवं रोजगार विभाग भारत सरकार, उसमें शुरू कर दिया। सभी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, गिग के अलावा नहीं, वो सब उसमें अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। अपने राजस्थान में भी श्रमिक कार्ड बनते हैं, तो श्रमिक कार्ड बना लेते हैं लोग। अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर के लोग हैं वो श्रमिक कार्ड बनाओ, बहुत फायदा है उसका। आपका इंश्योरेंस होता है, किसी की बेटी है, उसकी बेटी की शादी, जिसका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, बेटी की शादी होगी तो 50,000 रुपए मिलेंगे। श्रम शक्ति योजना है, ऐसे बहुत सारी योजना। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास करती है, भारत सरकार ने ये प्रयास शुरू किया। और ऐसे वर्कर्स जो है इस तरह के अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करते हैं, फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, जो सेमी स्किल्ड है, जिनको बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। अब उनकी अपनी समस्याएं हैं, ये ठगी, ये फ्रॉड, ये कैसे रुके। जो आदमी जो वर्कर काम कर रहा है उसको सोशल सिक्योरिटी कैसे मिले, उसको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले। वो रिटायर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा तो कोई पेंशन मिलेगी क्या, कोई पीएफ कटेगा क्या, उसका पीएफ कटे, उसकी सुरक्षा मिले, उसका इंश्योरेंस हो, और लोगों को गुणवत्तापूर्ण सही सेवाएं मिले, अच्छा पिज्जा मिले, स्वादिष्ट पिज्जा मिले, अच्छे अच्छे आइटम सही मिले, सही रेट पर मिले। तो ये मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये प्रयास स्टेट गवर्नमेंट ने अभी बिल लेकर के आ रही है, सोमवार को पारित होगा। राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जो गिग वर्कर्स के लिए कोई इस तरह का लेजिस्लेशन लेके आ रहा है, जो कानून लेके आ रहा है। उसमें 24 धाराएं हैं, छोटा कानून है, उसमें कल्याण बोर्ड की गठन है। जब बिल पारित हो जाएगा तो सब हम डिटेल एक क्लास और लेकर के आपको बता देंगे, क्योंकि अंदर अभी पाइपलाइन में है, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये है गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए इस तरह का काम, इस तरह का एक प्रोविजन, जो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट 1915 में सेज म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। 1990 में जब आर्थिक सुधार हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसके साथ में आगे बढ़ा, और फिर धीरे धीरे जितना तेजी से उभरता हुआ सेक्टर है। मैं आपको संख्या बता दूं, जो गिग पोर्टल है उस पर करीब 90 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिसमें से 3 लाख लोग राजस्थान से हैं। और एक अनुमान के अनुसार कोई स्टडी हुई थी, बॉस्टन विश्वविद्यालय ने रिसर्च किया, उसके अनुसार पूरे देश में करीब 1.5 करोड़ लोग गिग वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं। 1.5 करोड़ लोग। राजस्थान में करीब 4 लाख लोग हैं जो इस तरह का प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये काम करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं और एक्स्ट्रा इनकम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं इनकी। आपको जब आरएस में 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 200 शब्दों में पूछा जाएगा तो ये अलग अलग पॉइंट्स आपके काम आएंगे, वो आप लिखेंगे।
मैंने सामाजिक मुद्दे किताब लिखी, इसको ऐसे ही बनाया कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत जरूरी, आप इसको पढ़ोगे आपको मजा आएगा। मैंने कोशिश की थी लेकिन बेचारा अमित तो घूम रहा है, अब उसको वहां से निकाल दिया, कोई फंड की व्यवस्था नहीं हो रही। मैं तो चाह रहा था आपको सबको फ्री किताब मिले, कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, वो भी कोशिश जारी है। फिर भी किसी को चाहिए कि तो एक स्पेशल डिस्काउंट के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा, मेरी रॉयल्टी उसमें से माइनस कर देंगे और आपको पब्लिशर किताब दे जाए। तो गिग वर्कर्स जो है, गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके सोशल वेलफेयर के लिए, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए ये बिल जो है ये यहाँ पर राजस्थान में आ रहा है। ये गिग वर्कर आपको पूरा अच्छे से समझ में आया? यस सर। लास्ट में आवाज आ रही है? अब मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा समय आपका हो गया है, शायद आपको छुट्टी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, केवल 3 क्वेश्चन, 2 इधर से 2 इधर से 4 क्वेश्चन जो पूछना चाहे, समान नागरिक संहिता, गिग वर्कर्स या कोई भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, प्रीसियस होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, पिन पॉइंटेड होना चाहिए, नो बकवास, झक्कास, टू द पॉइंट, पूछो फटाफट। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यूनिवर्सिटी में जब मैं क्लास लेने गया तो उस समय तो मेरे पहली बार इतने वर्षों बाद कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब गर्मी बहुत होती है, पसीना चोटी से निकल करके एडी तक आता है, और पूरी क्लास में 1-1.5 घंटे की क्लास में पसीना, 1-1 घंटे की 2 क्लास ली थी मैंने IAS की और RS की, ऊपर से चोटी से निकला एडी तक आया। मुझे बहुत मजा आया, मुझे आनंद आया कि पहली बार मैं किसी सही एक जेन्युइन कॉज के लिए, सोशल कॉज के लिए काम कर रहा हूं, और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं कुछ दूं, क्योंकि दिस इज द जॉय ऑफ शेयरिंग, जॉय ऑफ गिविंग, बिकॉज शेयरिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। ये सूर्य भगवान कहते हैं कि नहीं, ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा प्रकाश, छुपा ले तो त्राहिमाम हो जाएगा, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी 2 मिनट में ही। अगर सूर्य नहीं होता तो हम लोग नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो ये सबको देता है, हवा सबको दे रही है, ऑक्सीजन सबको मिल रही है, तो सबको, दिस इज द जॉय ऑफ गिविंग, जॉय ऑफ शेयरिंग। सो व्हाट वी आर डूइंग द सेम। एनी क्वेश्चन? यस। यस, अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। ये बहन जी पूछ रही है कि आप सर क्या सोचते हैं, सुझाव क्या? आपको बता भी दिया मैंने, लेकिन चूंकि मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मेरी क्यों बात लगाने में तुले हुए हो, मैं कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट अपना सजेशन नहीं दे सकता, लेकिन एज कैंडिडेट एस्पिरेंट्स आप एग्जाम में कोई चीज लिख सकते हो, फिर भी वो भी बैलेंस होनी चाहिए। गवर्नमेंट के सिस्टम के अगेंस्ट कोई आपको चीजें नहीं लिखनी है, ना बतानी है। जो स्टैब्लिश्ड सिस्टम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लॉज है, हमारी पॉलिसी है, उससे बाहर उसके विरोध में कोई चीज आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये गांठ बांध लो। तो यूसीसी देश की जरूरत है, आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, भारतीय संविधान कहता है लागू किया जाना चाहिए, लेकिन संतुलन के साथ। कहीं कोई भावनाएं आहत तो नहीं हो जाएंगी, कहीं कोई संस्कृति परिरक्षण और आस्था विश्वास का जो आधारभूत मूलभूत अधिकार है संविधान प्रदत्त, कहीं वो कर्टेल तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसमें कमी तो नहीं आ जाएगी, कहीं कोई हमारी विविधता में एकता युक्त जो संस्कृति है उस पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा। इन सब बातों को देखते हुए, विमर्श करते हुए, मंथन करते हुए, जनमत को देखते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए और इसको संतुलित रूप से लागू किया जाना चाहिए। राइट? ताली बजाओ। आपने नोट नहीं किया, आपको क्लास दोबारा सुननी पड़ेगी ऑनलाइन, फिर आप बरबेटा लिखोगे। ये जो कोई बोलता है उसको लिखते हैं ना, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में वर्बेटम कहते हैं। वर्बेटम आप गूगल पे सर्च करना, वर्बेटम। वर्बेटम का मतलब जैसा बोला जाता है वर्ड टू वर्ड उसको लिखना। कोई कार्रवाई होती है, जैसे विधानसभा में कार्रवाई होती है, वो लिखने वाले 4 लोग बैठे रहते हैं, कोई भी बोला उसको वर्ड टू वर्ड लिखते हैं, वर्ड टू वर्ड। फिर उस रिकॉर्डिंग से उसको चेक करते हैं सही लिखा है, फिर उसकी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। विधानसभा की वेबसाइट पर आप जाओगे, जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए, ये सभी बिल उसमें मिलेंगे। आप जाओगे तो सबके भाषण उसमें मिलेंगे, सब नेताओं के, मुख्यमंत्री से लेके स्पीकर से लेके राज्यपाल से लेके सब।
उसमें आप क्लिक करोगे आपको भाषण मिलेगा, लिखा हुआ भी मिलेगा, बोला हुआ भी मिलेगा। जो बोलने के बाद लिखा जाता है उसको वर्बेटम कहते हैं। तो आप मेरा वर्बेटम भी लिखोगे जब नोट्स बनेंगे। चलो, और सेकंड क्वेश्चन। प्रियंका ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि जो चुनौतियां हैं उसको कैसे लागू करेंगे। बेटा, उसको रिड्रेस करने का मैकेनिज्म है। लॉ कमीशन इसीलिए ही सजेशन ले रहा है। उन सजेशन पर विचार होगा, मंथन होगा। अभी बहुत जल्दी आने वाला नहीं है, क्योंकि लाखों सजेशन आए, उन सबका जब तक निवारण नहीं होगा, उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन दी जाएगी, उस सबका निवारण किया जाएगा, और जब समाधान होगा तब मैंने कहा ना कि संतुलित रूप से, निरपेक्ष तरीके से इसको लागू किया जाना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। और भाई से बोलो यार, सर दमदार। दो क्वेश्चन बाकी है, एक बिटिया का लेंगे, और सर एक आपका भी लेंगे। मेरा भी है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, ताली बजाओ उसके लिए। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां बहुत हैं, बच्चों से ज्यादा बच्चियां हैं। ताली बजाओ यार बच्चियों के लिए।